नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम चौरसिया एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएम एक्सप्रेस में। दोस्तों, इसके पहले हमने आपको बताया कि गुलाम का नियम क्या होता है, किस प्रकार से गुलाम ने अपने नियम को सिद्ध किया। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको गुलाम के नियम का सदिश स्वरूप बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। देखिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जो गुलाम का नियम है ये दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के ऊपर आधारित है ना। तो दोस्तों, जो दोनों आवेशों के बीच जो लगने वाला बल है, आप जानते हैं कि वह क्या होता है, बल क्या होता है, सदिश राशि है। तो दोस्तों, जब बल सदिश राशि है तो दोस्तों जरूरी है कि हम इसे इसके सदिश रूप में लिखें। ठीक है दोस्तों, सदिश रूप में लिखना इसका और अधिक अच्छा रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों आपने कक्षा 11 में कुछ चीज़ें पढ़ी होंगी। 11 में आपने पढ़ा होगा विमीय विश्लेषण। ठीक है दोस्तों, सदिश विश्लेषण। ठीक, तो दोस्तों जो सदिश विश्लेषण पढ़ा होगा इसमें दोस्तों उस चैप्टर से दो चीज़ें आपको समझना जरूरी होगा। जो पहला है दोस्तों विस्थापन सदिश, और दूसरा है जो ये होता है स्थिति सदिश। दोस्तों, यदि आपको ये दोनों चीज़ें अच्छी तरह से आते होंगी तो दोस्तों गुलाम के नियम को सदिश रूप में लिखने के लिए आपको ये दोनों चीज़ें बहुत ही आवश्यक है। तो दोस्तों हम आपको इन दोनों चीज़ों के बारे में पहले बताएंगे, तब हम आपको इसको सदिश रूप में लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, जो विस्थापन सदिश होता है इसको जानने के लिए आप मान लीजिए कि जैसे कोई पिंड है। ठीक, मान लीजिए कोई पिंड, हम इसको मिटा दें पहले। देखिए, मान लीजिए कोई पिंड है, मान लीजिए कोई पिंड P है। ठीक है दोस्तों, किसी क्षण T1 पर बिंदु O से R1 दूरी पर है। ठीक, जो T1 समय पर है दोस्तों, वो क्षण T1 में वो बिंदु O से R दूरी पर है। जैसे देख लीजिए, यहाँ पर हम इसका चित्र बना देते हैं। देखिए, ये बिंदु O है। ठीक, कोई बिंदु P जो है ये इससे T1 समय पर, ठीक, ये मान लीजिए R दूरी पर है, R1 दूरी पर है, R1 हो गया। ठीक है दोस्तों, और तथा T2 समय में या क्षण में समय पर वह बिंदु O से R2 दूरी पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, और देखिए जो बिंदु T2 समय में दोस्तों, ये T2 समय में इस तरह से देखिए, ये T2 समय में R2 दूरी पर बिंदु PQ से दूरी पर बिंदु, मान लीजिए कोई बिंदु Q पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, तब दोस्तों देखिए जो ये बिंदु O है, ठीक, O से जो ये बिंदु आप R P तक खींचेंगे, ये क्या होता है, ये T1 समय पर यदि आपको ये देखिए, मान लीजिए जैसे यदि आप इसका ग्राफ खींचेंगे, आप जानते हैं दोस्तों, आप समझने का जरूर प्रयास करिए, क्योंकि दोस्तों ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये x अक्ष हो गया, ठीक, और ये y अक्ष हो गया। इस पर हम समय लिखते हैं ना, इस पर समय दर्शाया जाता है। ठीक, इसमें इसकी स्थिति दर्शाई जाती है ना। तो दोस्तों आप समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए T1 समय पर, ये यहाँ पर है, T1 समय पर बिंदु P पर है। ठीक, तो यहाँ पर मान लीजिए T1 समय ये है, इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं T1 समय। ठीक, ये T1 पे यहाँ पर है, तो आप इसको इस तरह से मिला सकते हैं, आपको ज़्यादा समझने में आसानी होगी। तो देखिए दोस्तों, इसको हम यहाँ पर T1 समय में ये यहाँ पर है, इस पर हम लिख रहे हैं क्या, समय। आप जानते हैं दोस्तों, हम आपको ये बता दें कि जब आप पढ़े होंगे कक्षा 11 में दोस्तों, कक्षा 11 के वीडियो को भी मैं अपलोड करूंगा दोस्तों। आप जो कक्षा 11 में पढ़े होंगे
ऋजुरेखीय पथ पर गति, यदि आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप जो ध्यान दीजिएगा इस पर, उसमें एक पाठ है ऋजुरेखीय पथ पर गति। तो आप जब उस पर पढ़ेंगे दोस्तों, जब आप उसको इसको क्या कहते हैं, ग्राफीय विधि द्वारा जब गति के नियमों को आप सत्यापित करेंगे तब उसमें इस ग्राफ को बताया जाता है। ठीक है दोस्तों इस ग्राफ में जो समय होता है, जैसे आप जब यदि समय वेग स्थिति ग्राफ खींचेंगे, समय स्थिति ग्राफ खींचेंगे, और यदि आप समय त्वरण ग्राफ खींचेंगे, तो चाहे जो ग्राफ आप खींचिए, जो आप समय को हमेशा आप x अक्ष पर ही लिखेंगे। ठीक है दोस्तों। अब देखिए जब t1 समय पर वो बिंदु P पर है, और t2 समय पर दोस्तों, यहाँ पर t2 समय पर ये बिंदु Q पर है। ठीक, तो दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए कि दोस्तों मैं स्थिति सदिश आपको बता रहा हूँ, ठीक, यदि तो दोस्तों जो बिंदु, कोई मान लीजिए जो पिंड था O, दोस्तों माना कोई पिंड P, ये मान लीजिए यहाँ पर माना कोई पिंड R है। ठीक, कोई पिंड R है जो t1 समय पर P पर है तथा t2 समय पर बिंदु O से R2 दूरी पर बिंदु, यहाँ पर आप लिख दीजिए बिंदु Q पर स्थित है। दोस्तों यहाँ पर Q पर स्थित है। दोस्तों यहाँ पर आप ये तो समझ रहे हैं ना कि जब इसकी जो समय t बराबर 0 रहा होगा तो ये मूल बिंदु पर ही स्थित रहना था ना। इसी प्रकार से, इसीलिए दोस्तों यदि आप इसका स्थिति सदिश, स्थिति मतलब जो इसकी स्थिति क्या है, सदिश मतलब स्थिति सदिश मतलब उसकी स्थिति उसकी दिशा के साथ। ठीक, तो जब उसकी दिशा के साथ उसकी स्थिति को हम ज्ञात करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, स्थित सदिश। देखिए दोस्तों, आप यदि इसमें जो है जो पिंड, मान लीजिए जो पिंड R है वो t1 समय पर P पर है, बिंदु P पर है, और t2 समय पर Q पर है। तो यदि आप इस पिंड का सदिश, स्थिति सदिश t1 समय पर ज्ञात करेंगे, ठीक है दोस्तों, यदि आप पिंड R का स्थिति सदिश t1 समय पर ज्ञात करेंगे तो जो उसका स्थिति सदिश होगा तो दोस्तों ये होगा R1। स्थिति सदिश को दोस्तों हम लोग R1 से लिखते हैं। स्थिति सदिश दोस्तों ये बताता है कि जो उसके किसी मूल बिंदु हम मान लेते हैं, जैसे देख लीजिए इसका मूल बिंदु ये था, जब हम मूल बिंदु मान लेते हैं तो उससे जो होता है, जो स्थिति सदिश होता है वो उसके समय पर उसकी स्थिति को बताता है। जैसे t1 समय पर उसकी स्थिति बिंदु P पर है, तो जो यदि आप इसका बिंदु मतलब जो पिंड R है इसका समय t पर, यदि t1 पर यदि आप इसका स्थिति सदिश ज्ञात करेंगे तो आप कहेंगे, बताना चाहेंगे तो आप कहेंगे कि पिंड R द्वारा t1 समय पर चली गई स्थिति सदिश R1 है। ठीक है दोस्तों, ये जो यहाँ से ये है, ये इसकी क्या है, स्थिति सदिश है। इसी प्रकार से दोस्तों जो t2 समय पर चली गई स्थिति सदिश, देखिए दोस्तों यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक ये t2 है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है, t1 है ना। तो t1 समय पर चली गई दूरी कितनी है इसका, ये तो दोस्तों स्थिति सदिश है। ठीक, स्थिति का सदिश निरूपण, आप स्थिति का सदिश निरूपण कर रहे हैं। और दोस्तों देखिए ये हो गया स्थिति सदिश। आपको दोस्तों उम्मीद करते हैं स्थिति सदिश अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं विस्थापन सदिश की। ठीक दोस्तों, अब देखिए विस्थापन सदिश मतलब, विस्थापन मीन्स होता क्या है, विस्थापन मतलब आप जानते हैं किन्हीं दो पिंडों के बीच की, या आप कह सकते हैं किसी पिंड द्वारा चली गई दूरी को यदि हम सदिश रूप में लिखें तो उसे हम विस्थापन कहते हैं। ठीक, या आप इस तरह से भी कह सकते हैं किसी पिंड द्वारा, ठीक, उसके चली गई न्यूनतम दूरी को, ठीक, किसी पिंड के प्रारंभिक तथा अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को ही हम क्या कहते हैं, स्थिति विस्थापन कहते हैं ना। तो हमें क्या विस्थापन सदिश ज्ञात करना है। तो दोस्तों यदि हम आपसे कहूँ कि जो पिंड है, पिंड R का आप विस्थापन बताइए। ठीक, तो देखिए दोस्तों ये दोस्तों चली गई दूरी इसकी इतनी थी ना, और यहाँ से इसकी चली गई दूरी इतनी थी। यदि आपसे हम इसका विस्थापन पूछेंगे तो आप बताएंगे कि इन दोनों स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी, तो मतलब जो इसका PQ होगा, यदि आप P को इस तरह से मिला देंगे तो जो यही आएगी दूरी, इसी को हम क्या कहेंगे, इसी को दोस्तों हम कहेंगे विस्थापन। ठीक,
ये विस्थापन हो गया। अब विस्थापन सदिश यदि आपको ज्ञात करना होगा, देखिए ये विस्थापन सदिश क्या है। विस्थापन सदिश आप कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए इसको, ये देखिए बिंदु P है, P से Q पर गया। अब देखिए P से Q पर जाने में इसको समय कितना लगा। तो अभी हमने आपको बताया जो स्थित सदिश होता है किसी पिंड द्वारा, यदि हमें मान लीजिए यहाँ पर P का बताना है स्थित सदिश, तो आप कहेंगे बिंदु पिंड R द्वारा T1 समय पर चली गई स्थिति सदिश R1 है, ठीक। और आप कहेंगे पिंड R द्वारा T2 समय पर चली गई, मतलब आप कहेंगे स्थिति सदिश जो है T2 समय में स्थिति सदिश उसका R2 है, ठीक। T1 और T2 पे तो आप समझ गए ना। इसी प्रकार से दोस्तों यदि आपसे कोई कहे, अच्छा बताओ दोस्तों, यहाँ से यहाँ के बीच के जो समय है ये कितना होगा, यहाँ से यहाँ के बीच के जो समय होगा, तो दोस्तों देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा समय T2 है और यहाँ से इतना T1 है, तो हमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक ज्ञात करना है। तो मतलब इतना में से हम इतना घटा दें, ठीक। हमें दोस्तों इतना ही यहीं तक तो ज्ञात करना है, यहीं तक, तो मतलब इतना हम घटा दें, तो मतलब इतना घटाने का मतलब हम पूरे में से इतना घटा दें, तो ये आ जाएगा T2 माइनस T1, ठीक। तो हम यदि आपसे कहें कि T2 माइनस T1 समय में पिंड द्वारा चली गई स्थिति सदिश क्या होगी, बात को ध्यान से समझिएगा। हम आपको विस्थापन सदिश समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। यदि आपसे हम कहें कि पिंड द्वारा T2 माइनस T1 समय में चली गई स्थिति सदिश क्या होगी, तो देखिए दोस्तों T2 माइनस T1, तो देखिए दोस्तों मैंने अभी आपको बताया T2 माइनस T1, जब समय T पर, समय आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, समय T पर पिंड द्वारा, पिंड का लिख सकते हैं आप, समय T पर पिंड का स्थिति सदिश कितना है दोस्तों, स्थिति सदिश क्या था उसका, R1 था। R1 को दोस्तों आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि यह स्थिति सदिश है, तो आप इस ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ठीक। स्थिति सदिश R1 है तथा ये T1 है दोस्तों, इतना है, आप समझ गए ना। तथा समय T2 पर पिंड का स्थिति सदिश क्या दोस्तों, R2 है। तो दोस्तों आप उसके ऊपर चाहे तीर लगाइए चाहे ना लगाइए, हम लगा देते हैं दोस्तों, लेकिन स्थिति सदिश मतलब सदिश राशि है तो उसके ऊपर हम एरो का चिन्ह लगाते हैं, ठीक है दोस्तों। जरूर लगाइएगा, जरूर आप लोग जरूर लगाइएगा, समझने के लिए हम कहते हैं। तो देखिए दोस्तों T1 समय पर पिंड का स्थिति सदिश इतना है। अब दोस्तों हमने कहा है कि T2 माइनस T1 समय पर, इसलिए दोस्तों आप लिखेंगे T2 माइनस T1 समय पर पिंड का स्थिति सदिश। इसको दोस्तों आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं, डायरेक्ट ऐसे लिख दीजिए T2 माइनस T1, ठीक। स्थिति सदिश दो होगा दोस्तों, PQ होगा, PQ ही तो है, स्थिति सदिश PQ है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं जहाँ, ठीक, जहाँ PQ इज इक्वल टू, PQ एक सदिश राशि, इस तरह से लिख दीजिए आप PQ इज इक्वल टू T2, ये जो दोस्तों हमने T2 लिखा है मतलब समय T2, समय अंतराल T2 में पिंड का स्थिति सदिश जो T2 है, ये केवल हमने T2 छोटे के लिए लिख दिया, मतलब ज़्यादा लिखने में ज़्यादा टाइम होगा दोस्तों, आपका टाइम हमें बचाना है, केवल आपको समझाना है। जो दोस्तों T2 है, T2 का मतलब ये है कि T2 जो समय T2 पे पिंड का जो स्थिति सदिश है वो T2 है, और समय T1 पर जो पिंड का स्थिति सदिश है वो T1 है। तो देखिए दोस्तों जो T2 पर है, T2 पर पिंड का स्थिति सदिश कितना है, हमने भी आपको देखो बताया, तो आप इस प्रकार से लिख लीजिए PQ इज इक्वल टू जो T2 है, T2 का स्थिति सदिश, T2 का स्थिति सदिश पिंड का स्थिति सदिश R2 है, आप लिख सकते हैं R2 ना, माइनस, तथा माइनस T1, ये दोस्तों T1 है, T1 का स्थिति सदिश कितना है, T1 पर पिंड का स्थिति सदिश R1 है, वेक्टर R1 है दोस्तों, इसको वेक्टर कहते हैं हम लोग, ठीक। तो दोस्तों देखिए इस प्रकार से आप विस्थापन सदिश बहुत आसानी तरह से निकाल लिए, ठीक। यही दोस्तों क्या है, हमारा विस्थापन सदिश है, ये आपका विस्थापन सदिश है, ठीक। आप दोस्तों समझ सकते हैं कि जो यहाँ पर बिंदु P है और यहाँ पर Q है, इन दोनों के बीच में भी तो कोई स्थिति सदिश है ना, इसके यहाँ से यहाँ तक की जो स्थिति सदिश है, तो उसी को दोस्तों हमने स्थिति सदिश को रूप में निकाला, और हमने देखा कि जो स्थिति सदिश है ये विस्थापन भी है, इसलिए दोस्तों हम विस्थापन सदिश को अच्छी तरह से निकाल लिए। तो दोस्तों ये तो आप समझ गए ना।
ठीक, ये चीज और जो हमने अभी आपको बताया था स्थिति सदिश, स्थिति सदिश ये है। फिर से हम बता देते हैं, यदि आप ये जो t1 समय पर ये जो पिंड r था दोस्तों, उसका पिंड r का t1 समय पर स्थिति सदिश p है। ठीक, या आप कहें p है या r1 है। ठीक, और पिंड r का t2 समय पर स्थिति सदिश r2 है। ठीक, उम्मीद करता है दोस्तों स्थिति सदिश और विस्थापन सदिश आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अब हम, जैसा कि हमने आपकी वीडियो की शुरुआत में बताया था, हम आपको बताएंगे कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। तो दोस्तों अब हम उसकी ओर चलते हैं। ठीक है दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। दोस्तों यदि आपको एक बार में समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो को फिर से देख सकते हैं, समझ में आ जाएगा। दोस्तों हमने आपको इसलिए इसको बताया जिससे आपको जो दोस्तों कूलाम के नियम का जो सदिश निरूपण होता है वो आपको समझ में आ जाए। दोस्तों इससे आपको यह पता चलता होगा कि जो कक्षा 11 की जो चीज़ें होती हैं दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इसलिए दोस्तों हमें कक्षा 11 में भी मेहनत करना चाहिए ना। यही सब दोस्तों होता है। यदि आप कॉन्सेप्ट को समझने के लिए दोस्तों 11 और 12 दोनों की चीज़ों आपको आना चाहिए। भले ही कोई कहे कि 11 का नहीं आता दोस्तों, लेकिन 11 और 12 दोनों दोस्तों एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक, यदि आपको 11 नहीं पढ़ाया है तो आप 12 अच्छी तरह से नहीं पढ़ सकते हैं, ये मेरा दावा है। ठीक, या तो चाहे आप 11 ना पढ़िए, 12 पढ़ के दिखा दीजिए तो हम जाने। नहीं पढ़े रहेंगे तो 12 में आपको 11 वाला मेहनत करना पड़ेगा ज़्यादा। ठीक, लेकिन आपको 11 वाला बिना पढ़े छुट्टी नहीं है। इसलिए मेरी सलाह यही है कि आप लोग 11 में यदि हैं और गलती से वीडियो देख रहे हैं तो आप 11 वाला ज़रूर अच्छी तरह से पढ़िए। हमारे चैनल पर उसकी वीडियो मैं धीरे धीरे अपलोड करता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, और एकदम अच्छी तरह से समझिए, क्योंकि दोस्तों हमें किताबी कीड़ा नहीं बनना है। ठीक है दोस्तों, हमें चीज़ों को समझना है। ठीक, इसलिए दोस्तों हमने आपको समझाने के लिए ये बताया। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप। तो दोस्तों जो सदिश होता है, आपको थोड़ी जानकारी हम इस पर दे दें। जो दोस्तों सदिश राशि होता है, ये सदिश क्या होता है, बल सदिश क्यों है, ठीक, ये हम आपको समझा दें। दोस्तों देखिए, जो बल है, जैसे यदि मान लीजिए ये कोई पिंड है, ये मान लीजिए कोई पिंड दोस्तों है, ये पिंड कोई ए हो गया। ठीक, ये पिंड ए है। यदि हमने आपसे कहा कि आपसे क्या, यदि मैं किसी से भी कहूँगा कि आप इस पर धक्का लगा करके यहाँ से दोस्तों उठा करके यहाँ पर कर दीजिए। ठीक, तो आप धक्का किस तरफ लगाएंगे, आप इस पर धक्का किस तरफ लगाएंगे। अच्छा दोस्तों, आपको ये पता है ना कि सदिश राशि और अदिश राशि क्या है। ठीक है दोस्तों, ये तो आप उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको ये पता होगा। ठीक, तो जो बल सदिश राशि क्यों है उसको हम आपको समझा रहे हैं। यदि कोई पिंड है, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप इस पर बल लगा करके इसको यहाँ से यहाँ पर पहुँचा दीजिए, तो आपको ये जानना होगा कि हमें बल किस तरफ लगाना है। ठीक, यदि ये बल जो है सदिश राशि नहीं होती तो आप चाहे जिधर लगा देते हैं ये पहुँच जाता। ठीक, लेकिन दोस्तों ये सदिश राशि है, इसलिए दोस्तों क्योंकि यदि आप इस पर इधर की तरफ बल लगाएंगे तो ही ये यहाँ पर पहुँचेगा। ठीक, यदि आप इधर बल लगाएंगे तो यहाँ पर कभी नहीं पहुँचेगा। ठीक, इसी प्रकार से दोस्तों जो बल होता है इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। इसलिए दोस्तों हमें यदि बल है, कोई भी सदिश राशि है, उसमें हम यदि उसके परिमाण को दर्शा रहे हैं तो हमें उसकी दिशा भी बतानी बहुत आवश्यक होती है। ये चीज़ें दोस्तों 11 में आप अच्छी तरह से समझने वाले हैं। इसलिए दोस्तों मैं ये कह रहा हूँ, मेरा यही सुझाव रहेगा कि आप एक एक चीज़ों को चाहे कक्षा 11 में हो या 12 में हो अच्छी तरह से समझकर पढ़ने का प्रयास करिए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप समझ गए होंगे, जैसे हमने कहा कि इस पर आप यह बल लगा करके इसको आप यहाँ तक पहुँचा दीजिए। ठीक, तो हम यदि आपको नहीं बताएंगे कि बल किधर लगाना है तो आप बल ऐसे लगाते रहिए। आप जाकर के यदि इधर से बल लगाएंगे ऐसे, तो ऐसे चाहे पूरे रात दिन भर ऐसे जिंदगी भर लगाते रहो, यहाँ पर नहीं पहुँचेंगे। इसलिए दोस्तों जो बल होता है ये क्या होता है, सदिश राशि है। इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी जाननी या दिशा का भी जानकारी होना आवश्यक होता है। ठीक, जब तक आप दिशा नहीं जानते रहेंगे तब तक आपको उसका सही ज्ञान नहीं होगा। तो दोस्तों ये तो हमने बता दिया जिससे आपको कुछ फील हो सके। ठीक, अब हम बात करते हैं जो कूलाम का नियम था। तो दोस्तों जो कूलाम का नियम था उसमें भी तो आवेशों के बीच बल लग रहा था। ठीक, जैसे देखिए हम एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं। जी मान लीजिए आवेश Q1 है और ये कोई आवेश Q2 है।
इन दोनों के बीच में भी दोस्तों की दूरी r है, तो ये दोनों आवेश हैं, ठीक, आवेश हैं। चाहे जो आवेश होंगे दोनों एक दूसरे के ऊपर कुछ बल लगा रहे हैं, ठीक। और आप जानते हैं जो बल है एक सदिश राशि है, इसलिए दोस्तों हमें इसका जो है, यदि हम इसको सदिश रूप में इसको लिखें तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, ठीक, क्योंकि हमें यह भी तो पता चल जाएगा कि इसकी दिशा किधर है, ठीक। तो दोस्तों आइए दोस्तों, हमने अभी तक आपको बताया स्थित सदिश और विस्थापन सदिश। एक दोस्तों हम आपको एक सदिश और बता दें, एकांक सदिश। ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है, मिस हो गया था अभी तक। एकांक सदिश अभी याद आ गया तो बताना जरूरी है इसको, एकांक सदिश, ठीक। दोस्तों हम सदिश वाला एक वीडियो लेक्चर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसमें आप पूरा सदिश राशि के बारे में 3-4 वीडियो सदिश पर हम बनाने वाले हैं। आप उन 3-4 वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, क्योंकि दोस्तों जो सदिश होता है, कोई भी सदिश राशि हो जाएगा, चाहे बल हो जाएगा, त्वरण हो जाएगा, वेग हो जाएगा, जो होगा सदिश राशि, यदि आप सदिश के विश्लेषण को जानते रहेंगे तो आपको दोस्तों सदिश चाहे जो राशि होगी सभी स्थान पर सदिश के अनुप्रयोगों को आप लगा सकते हैं, ठीक। जैसे दोस्तों यदि आपका कोई 4 नंबर का रेंज है तो 4 नंबर का कोई भी बोल्ट हो आप वहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक। इसी प्रकार से दोस्तों यदि कोई सदिश राशि का हमारे पास जानकारी है तो उस जानकारी को हम किसी भी सदिश राशि पर आरोपित कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से दोस्तों जो बल होता है, एकांक सदिश आपको जानना जरूरी है। तो दोस्तों बात करते हैं एकांक सदिश क्या होता है। इसको आप यूनिट वेक्टर भी कह सकते हैं, यूनिट वेक्टर। इसके नीचे दोस्तों वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हम इस वीडियो की लिंक को डिस्क्राइब कर देंगे, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों, ज़्यादा समझ में आएगा। वैसे हम यहाँ पर भी बता रहे हैं, जरूरी नहीं है आपको, लेकिन वहाँ पर हम पूरा बता देंगे, पूरा 3-4 वीडियो के लेक्चर को, पूरा जो कक्षा 11 का जो सदिश विश्लेषण है उसको पूरा हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको देने वाले हैं, ठीक है दोस्तों, जल्द ही देंगे। तो देखिए दोस्तों अब हम बात करते हैं यूनिट वेक्टर की, एकांक वेक्टर। जैसे सदिश राशि तो हो गया दोस्तों, ठीक। एकांक वेक्टर वह वेक्टर होता है, पहले तो हम लिख देते हैं आपको, तब समझाएंगे, अच्छा ज़्यादा रहता है। एकांक वेक्टर देखिए, एकांक वेक्टर, एकांक वेक्टर वह राशि है जिसका परिमाण एक होता है, ठीक है दोस्तों। इसका परिमाण दोस्तों क्या होता है, एक होता है। यह हमें दिशा का बोध कराता है, दिशा का बोध कराता है दोस्तों। इसका परिमाण एक ही होता है। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए हमने कह दिया 5 न्यूटन, ठीक, हमने 5 न्यूटन कह दिया। और दोस्तों इसको और बता दें हम, इसे यदि कोई राशि ए है तो इसे एकांक वेक्टर में लिखते समय उसके ऊपर इस तरह से देखिए दोस्तों, जैसे कोई ए है तो उसके हम कैप लगा देंगे, इसको हम पढ़ते हैं ए कैप, ठीक। ये जो ए कैप होगा दोस्तों, यही हमारा क्या होगा, एकांक सदिश होगा, ठीक। तो दोस्तों इसके ऊपर हम इस लगा करके प्रदर्शित करते हैं, ठीक, प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए, जैसे मान लीजिए हम आपसे कहें कि 5 न्यूटन का बल आपको लगाना है, ठीक। अब देखिए दोस्तों, हम आपको बता दें कि जो एकांक सदिश हो गया, एकांक सदिश तो ये हो गया, ठीक। एकांक सदिश वह सदिश है जिसका परिमाण एक होता है, ठीक, तथा इससे हमें उसके दिशा के बारे में भी जानकारी होती है, ठीक। देखिए जो सदिश राशियां हैं, सभी सदिश राशियों से हमें दिशा के बारे में जानकारी होती है ना। लेकिन दोस्तों जो ये होता है एकांक सदिश होता है, या एकांक वेक्टर आप कह सकते हैं होता है, इससे आपको एकदम पता चल जाएगा कि ये x अक्ष की दिशा में है, या x अक्ष की ऋणात्मक दिशा में है, y अक्ष की धनात्मक दिशा में है, या y अक्ष की ऋणात्मक दिशा में, या z अक्ष की ऋणात्मक दिशा में, ठीक। तो दोस्तों आपको हम ये समझा दें कि x अक्ष और y अक्ष और z अक्ष क्या है, ठीक। जैसे देख लीजिए दोस्तों, आप जानते ही होंगे, कक्षा 11-12 में पढ़े होंगे। ये जो होता है दोस्तों, ये x अक्ष होता है, x अक्ष, ठीक। और ये जो होता है y अक्ष होता है ना दोस्तों। जरूरी नहीं कि आप इसको x अक्ष मानिए, इसको y अक्ष ना मानिए, आप चाहे जिसको मान लीजिए, लेकिन दोस्तों जैसे आप मानेंगे उसी तरफ से आप उस पर नियमों को लगाइएगा, ठीक है दोस्तों। जरूरी नहीं कि आप हमेशा x को ऐसे बनाइए, आप सुविधा के अनुसार इसे बना सकते हैं, ठीक।
ज़्यादातर आप इसी तरह से बनाते हैं, इसलिए आप इसी तरह से बनाइए, लेकिन आप यदि बनाना चाहें तो आप इधर उधर भी कर सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं होता है। तो देखिए दोस्तों, एक तो एक सच इस तरफ हो गया, एक नीचे की तरफ हो जाएगा, और जो वाई एच जेड एच होता है, एक्स वाई आप जान गए, तो जेड एच जो होता है, जैसे मान लीजिए दोस्तों, देखिए ये जो है ये हमारा क्या हो गया, एक्स एच, ठीक, ये हमने बता दिया वाई एच, ठीक। देखिए मान लीजिए ये हमारे जो दोनों उंगली है ये एक्स एच हो गया, ये जो हो गया वाई एच हो गया पेन, ठीक है दोस्तों। यदि हम इस प्रकार से इस पर रख दें उंगली, तो जो ये उंगली हम रख रहे हैं ये हमारा क्या हो जाएगा, जेड एच हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार से दोस्तों आप तो जानेंगे एकांक सदिश क्या होता है। जैसे इसका कुछ उदाहरण हम आपको दे देंगे। इसका हम मान लीजिए आपको उदाहरण दे दें, कह रहे हैं कि एक ऐप, ठीक, एक ऐप, तो मतलब यदि हम एक ऐप कह रहे हैं तो इसका परिमाण क्या होगा दोस्तों, ए कैप। कैप का मतलब दोस्तों ये क्या है, एकांक सदिश है, ठीक। अब दोस्तों हम बताएंगे आपको, ये तो एकांक सदिश हो गया, इससे आपको दिशा के बारे में नहीं जानकारी होगी दोस्तों। एक होता है दोस्तों लंबकोणीय एकांक सदिश, ठीक। दोस्तों ये वीडियो मैं जानता हूँ कि कुछ बड़ी हो जाएगी, ठीक, लेकिन दोस्तों वीडियो बड़ी होने से कोई मतलब नहीं है। आपका आधा एक घंटा से यदि आपको चीज़ें समझ में आने लगे तो उसमें आधे एक घंटे बर्बाद करने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। इसलिए दोस्तों आप वीडियो को पूरा मिस बिल्कुल मत करिए। कुछ लोग तो यहाँ पर पहुँचते पहुँचते कहे होंगे पगला गया है सारा, जाओ छोड़ो इसको, लेकिन दोस्तों आप सभी यदि अभी तक रुके हैं तो आप लोग बहुत सही कर रहे हैं, ये आप लोगों के भविष्य के लिए बहुत आवश्यक है, ठीक है दोस्तों। तो अब हम बात करते हैं कि जो लंबकोणीय एकांक सदिश क्या होता है। लंबकोणीय एकांक सदिश दोस्तों खेल इसी का है। ये जो दोस्तों लंबकोणीय एकांक सदिश हम कह रहे हैं, खेल इसी का है। जो एकांक सदिश है ये तो केवल पहले एकांक सदिश आया, फिर लंबकोणीय एकांक सदिश आया। अब देखिए दोस्तों, जो एकांक लंबकोणीय एकांक सदिश होता है, तो सबसे पहले देखिए हमने बता दिया यहाँ पर, मान लीजिए जो जेड अक्ष है दोस्तों, इस तरह से कोई इस तरह से जेड अक्ष है, ठीक, एक्स अक्ष वाई अक्ष जेड अक्ष दोस्तों। और हम आपको बता दें जो एक्स अक्ष वाई अक्ष जेड अक्ष होता है, इन सभी के जो बीच का कोण होता है 90 अंश पर काटते हैं दूसरे को ना, ये आप भी ध्यान रखिएगा। तो लंबकोणीय एकांक सदिश दोस्तों, यदि देखिए जो लंबकोणीय एकांक सदिश होता है, यदि ये एक्स अक्ष की दिशा में है, ठीक, हम बता दें आपको, यदि लंबकोणीय एकांक सदिश एक्स अक्ष की दिशा में है तो उसे हम लिखते हैं आई कैप। यदि वाई अक्ष की दिशा में है तो उसको हम लिखते हैं जे कैप, ठीक। यदि जेड अक्ष की दिशा में है तो उसको हम लिखते हैं के कैप, ठीक। आई कैप होता है एक्स अक्ष के लिए, ठीक दोस्तों। वाई जे कैप होता है वाई अक्ष के लिए, और दोस्तों के कैप होता है जेड अक्ष के लिए, ठीक, ठीक है दोस्तों। ये देखिए आई कैप एक्स अक्ष के लिए होता है, वाई जे कैप वाई अक्ष के लिए होता है, और जेड कैप मतलब के कैप जो होता है जेड अक्ष के लिए। मतलब यदि हम आपको कह रहे हैं कि आई कैप, ठीक, तो मतलब आपकी जो दिशा है, आप किस दिशा में जाएंगे, आप जान जाइए आई जे के, आई मतलब एक्स अक्ष की दिशा में आपको जाना है, ठीक। यदि हम आई कैप कहेंगे तो आप एक्स अक्ष की दिशा में जाएंगे, लेकिन दोस्तों आपके मन में अब ये भी बात आती होगी कि हम एक्स अक्ष की किस दिशा में जाएंगे, धनात्मक दिशा में जाएंगे कि ऋणात्मक दिशा में जाएंगे। तो दोस्तों यदि केवल आई कैप लिखा है तो आप एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में जाएंगे, धनात्मक दिशा में जाएंगे, धनात्मक दिशा में जाएंगे। और यदि वाई कैप लिखा है तो आप वाई अक्ष की धनात्मक दिशा में जाएंगे, धनात्मक दिशा में जाएंगे। यदि जेड अक्ष लिखा है तो आप जेड अक्ष की दिशा में जाएंगे। यदि दोस्तों इस तरह से लिखा है आई कैप जे कैप के कैप, तो आप आई के धनात्मक दिशा में जाएंगे, जे के धनात्मक दिशा में जाएंगे, और के धनात्मक दिशा में जाएंगे। अब दोस्तों आपके मन में ये भी बातें उत्पन्न होनी चाहिए। देखिए यह सच की दिशा में जा रहा है तो हमने लिख दिया आई कैप, ठीक, आई कैप लिख दिया। वाई अक्ष की दिशा में जा रहा है, धनात्मक दिशा में जा रहा है, तो हमने लिख दिया जे कैप। जेड अक्ष की दिशा में जा रहा है धनात्मक, तो हमने लिख दिया के कैप, ठीक। लेकिन दोस्तों आप ये भी तो समझ सकते हैं, आपके अंदर ये भी विचार आना चाहिए कि यदि ये इसकी ऋणात्मक दिशा में जाएगा तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ठीक। तो दोस्तों आपने बहुत सही, यदि आप ये सोचा है तो बहुत बिल्कुल सही सोचा है दोस्तों। इसके लिए भी आपको एक प्रकार का सदिश और पढ़ना जरूरी होगा, जो होता है दोस्तों विपरीत सदिश, ठीक। देखिए जो होता है दोस्तों ये विपरीत सदिश क्या होता है, बहुत छोटा है दोस्तों, इसको भी हम बता देते हैं। विपरीत सदिश, विपरीत सदिश दोस्तों ऐसा सदिश होता है, ठीक, जैसे मान लीजिए दो सदिश, मान लीजिए इसको समझाने के लिए हम दोस्तों इसको मिटा दें। यदि आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, हम हटाए हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हम विपरीत सदिश को बताएंगे।
दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे हम जो भी वीडियो बनाएं वो आपके पास पहुंचती रहे। ठीक है दोस्तों। हाँ तो दोस्तों अब आइए हम बात करते हैं विपरीत सदिश की। विपरीत सदिश, ठीक है दोस्तों। विपरीत सदिश की हम बात करते हैं। इसको आप लिख सकते हैं या आप लिख सकते हैं ऑपोजिट वेक्टर। इसी प्रकार से दोस्तों आप बहुत से लिख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों अब हम विपरीत सदिश के बारे में बात करते हैं। ठीक है दोस्तों। मान लीजिए दोस्तों, हाँ तो दोस्तों आपको ये पता है कि नहीं कि जो सदिश होता है इसको हम किस तरह से निरूपित करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए कोई सदिश राशि ए है, ठीक, ए कोई सदिश राशि है, तो इसको यदि आप निरूपित करेंगे तो आप ये देखिए इस तरह से बनाते हैं। ये जो बताता है, इसका जो तीर होती है, ये तीर जो होती है दोस्तों इसकी दिशा बताती है, और जो ये इसका पीछे का भाग है ये क्या बताता है, परिमाण बताता है। ठीक, तो अब हम इसको इस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे। दोस्तों मैं जानता हूँ दोस्तों आपको ऐसे पता होगा, इसीलिए दोस्तों हमने नहीं बताया। ठीक, अब देखिए दोस्तों, मान लीजिए दो, माना वाना कुछ नहीं, मानना वाना नहीं है दोस्तों, हम केवल वैसे आपको समझा दे रहे हैं। ठीक, यदि जो विस्थापन सदिश होता है दोस्तों, मतलब विपरीत सदिश जो होता है, इसकी परिभाषा आप कुछ इस तरह से दे सकते हैं। देखिए पहले हम परिभाषा लिखेंगे तब आपको समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए जो विपरीत सदिश होता है, यदि सदिश ए और सदिश बी का एक दूसरे के समांतर हों, यदि सदिश ए और सदिश बी एक दूसरे के समांतर हों तथा उनके परिमाण भी समान हों दोस्तों, भी समान हों, लेकिन उनकी दिशाएं अलग अलग हों, मतलब एक दूसरे के विपरीत हों। उनकी दिशाएं एक दूसरे के एक दो बार एक लिख दिए, एक दूसरे के विपरीत हों, तो हम इन्हें विपरीत सदिश कहते हैं। विपरीत सदिश कहते हैं। आप इसको भी लिख सकते हैं दोस्तों, जैसे अब समझाते हैं हम आपको। जैसे मान लीजिए देखिए ये कोई सदिश है, ठीक है, ये इस तरह से है, और बी जो है ये है। ठीक, ये इन दोनों के दोस्तों दिशाएं अलग अलग हैं, मतलब विपरीत हैं, तथा उनके परिमाण समान है और वो एक दूसरे के समांतर हैं, तो ये विपरीत सदिश होता है ना। तो दोस्तों यदि हम कहें कि ए और बी के दोनों के परिमाण समान है ना, तो आप लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू बी ना। लेकिन यदि आपकी दिशा की बात हो तो आप लिखेंगे ए कैप इज इक्वल टू माइनस लगा देंगे। ठीक, माइनस दोस्तों यह बताएगा कि जो ए की दिशा है वो बी की दिशा के विपरीत है। ये आप कह सकते हैं, इसका विलोम भी सत्य होगा कि जो बी की दिशा है वो ए की दिशा के विपरीत है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको विपरीत सदिश भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं किसकी, अब जो हमने शुरुआत में कहा था अब हम उसकी बात करेंगे। तो दोस्तों आप समझ रहे होंगे कि इतनी देर से मैं कक्षा 11 का ही पढ़ा रहा था। ये होता है दोस्तों 11 का औकात। तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि 11 की औकात कितनी है। इसलिए दोस्तों यदि आपके आगे बगल कोई व्यक्ति हैं तो उन्हें जरूर बताइए कि 11 में अच्छी तरह से पढ़ें। बहुत लोग हवाई समझ लेते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कूलाम के नियम का शब्द स्वरूप, जो कि बहुत देर से हमने हीडिंग डाला है, तो अब हम इसी पे बात करेंगे। ठीक, तो दोस्तों इसके लिए भी पहले मान लेते हैं हम कोई पहला जो आवेश है Q1 आवेश। ठीक, ये दोस्तों कोई Q1 आवेश है, ये आवेश Q1 है। ठीक, और ये आवेश Q2 है। ठीक, और ये इनकी भी स्थिति सदिश, ये कोई बिंदु O है। इस बिंदु से इन दोनों की स्थिति सदिश जो दोस्तों है R1 है और R2 है।
आप इसको इस तरह से सदिश है तो इसमें तीर का भी निशान लगाएंगे, हमने भी आपको बताया। ठीक, R1 है और R2 है। ठीक है दोस्तों, ये R1 और R2 आपको समझ में आ गया ना। अब देखिए दोस्तों, हमने कूलाम के नियम को बताते हुए शायद एक चीज़ बताना भूल गए थे, जो कूलाम का नियम होता है दोस्तों। ठीक, हमने बताया था कूलाम के नियम में कि जो कूलाम का नियम होता है, जो एक दूसरे पर कूलाम के नियमानुसार दोनों के बीच जो बल लगता है वो उन आवेशों के, दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना दोस्तों। हमने आपको ये नहीं बताया था शायद कि जो उनकी दिशा होती है, ठीक, जो उनकी दिशा होती है वो उसी रेखा के अनुदिश होती है जिस रेखा में वो दोनों स्थित होते हैं। ठीक, जैसे देखिए दोस्तों, हम समझा दें आपको, यदि एक यहाँ पर स्थित है, दूसरा यहाँ पर स्थित है, तो जो आपको मिलाएंगे तो जो इस दोनों पर बल लगेगा तो इसी दिशा के अनुदिश ही होगा। ठीक, यदि यहाँ पर है तो इसी दिशा के अनुदिश होगा दोस्तों। ठीक, ये Q1 हो गया, मान लीजिए, ये Q2 हो गया, तो जो इसकी दिशा होगी ये इधर ही होगी, लगने वाली बल की दिशा इधर ही होगी दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको ये भी समझ में आ गया होगा ना। ये हम दोस्तों भूल गए थे हम बताने को। तब दोस्तों अब देखिए, अब इन दोनों के बीच में दोस्तों कुछ बल लग रहा है। ठीक, मान लीजिए इस पर बल लग रहा है क्या, F। देखिए पहले के द्वारा दूसरे पर लग रहा है ना, तो आप क्या लिखेंगे, तो आप F2 1 लिखेंगे। और इसमें दूसरे के पहले के द्वारा दूसरे पर लग रहा है, पहले पर दूसरे के द्वारा लिखेंगे तो आप लिखेंगे F1 2। ठीक, तो दोस्तों आपको ये चित्र समझ में आ गया अभी तक। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप ये चित्र को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। दोस्तों अब हम बात करते हैं, देखिए अभी जो हमने आपको बताया था दोस्तों स्थिति सदिश, इससे आप समझ सकते हैं दोस्तों, जो इसकी ये है, ये क्या है दोस्तों, एक क्या है, ये T1, मतलब कोई भी समय रहा होगा तो उस समय में दोस्तों यहाँ पर जब पहुँचा तो उसकी स्थिति सदिश ये है, और जब दूसरे समय पर यहाँ से यहाँ पर पहुँचा तो उसकी स्थिति सदिश ये है। ठीक, आप समझ गए कि जो ये है बिंदु O के सापेक्ष इन दोनों की स्थिति सदिश ही है ना। मान लीजिए यहाँ पर यदि आप विस्थापन सदिश ज्ञात करना चाहते हैं, तो यदि हम Q1 और Q2 का विस्थापन सदिश ज्ञात करेंगे तो इसमें दो प्रकार से यदि आप ज्ञात कर सकते हैं। तो यदि हम आपसे कहेंगे Q2 Q1, देखिए यदि हम कहेंगे आपको विस्थापन सदिश Q2 Q1 ज्ञात करिए, ठीक, इसको ज्ञात करिए। और यदि हम कहेंगे Q1 Q2 ज्ञात करिए, तो क्या दोनों बराबर होंगे दोस्तों। हमने मिस कर दिया बताने को दोस्तों, ये दोनों जो होंगे बराबर नहीं होंगे। ठीक, ये दोनों जो होंगे बराबर नहीं होंगे। क्यों नहीं बराबर होंगे दोस्तों, क्योंकि दोस्तों देखिए दोस्तों, यदि Q2 Q1 लिखा गया है, ठीक, यदि Q2 Q1 लिखा गया है तो इसका मतलब हम लिखेंगे Q2 का क्या है, R2 है ना, और इसका R1 है। आप इसको इस तरह से लिखेंगे। यदि Q1 Q2 लिखा गया है तो क्या लिखेंगे, R1 लिखेंगे माइनस R2 लिखेंगे। तो दोनों में दोस्तों बहुत अंतर है। इसमें R1 से घटाया जा रहा है, इसमें R2 में से घटाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से दोस्तों इसमें क्या लगेगा, दो प्रकार की इसकी क्या होगी, इस पे जो विस्थापन सदिश होगा इसका विस्थापन सदिश दो प्रकार से होगा। तो पहला जो होगा दोस्तों उसको हम लिखते हैं, ठीक, पहले तो हम इस पर लिख देते हैं R, दोस्तों हम लिख दे रहे हैं R। दोस्तों ये जो Q1 है इसको Q1 बराबर हम 1 मान सकते हैं, मान ले रहे हैं, क्यों हमेशा Q1 लिखने में नहीं सही रहेगा। और Q2 इक्वल टू 2 मान रहे हैं। तो यदि हम R21 मानेंगे, R21 को लिखना चाहते हैं तो R21 बराबर दोस्तों हमने अभी आपको बताया R2 माइनस R1। ठीक, R2 से R1 की तरफ। ठीक, यदि आप R इसी प्रकार से R12 भी लिख सकते हैं तो आप लिखेंगे क्या, R1 माइनस R2। दोस्तों आप एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं कि यदि R12 कहेगा तो R1 पहले में से दूसरा घटा देंगे। ठीक, यदि R21 कहेगा तो पहले में से दूसरा हमेशा घटाएंगे। यदि 2 है तो R2 पहले लिखेंगे, यदि 1 है तो R1 पहले लिखेंगे। दोस्तों समझ में यदि आपको आ रहा हो तो बहुत अच्छी बात है। तो ये आपको पता चल गया। तो दोस्तों हम लिख सकते हैं, देखिए यदि R को 2 1 करेंगे तो मतलब R2 माइनस R1 करेंगे, यदि R12 करेंगे तो R1 माइनस R2 करेंगे। ठीक दोस्तों, हमने आपको विस्थापन सदिश बताया था, तो ठीक है दोस्तों, इसलिए बताया था। और तो दोस्तों आपको ये समझ में आ गया ना, ये आपको समझ में आ गया। दोस्तों हमने आपको बताया था ये एकांक वेक्टर बताया था। अब देखिए हम उसको, हमने दोस्तों उसमें आपको एकांक सदिश में दोस्तों एकांक सदिश में हमने ये तो बता दिया कि इसे इस तरह से प्रदर्शित करते हैं ना एक को। जैसे देखिए दोस्तों, यदि कोई सदिश है, ठीक, हमने आपको ये नहीं बताया था कि यदि कोई सदिश है ये, ठीक, यदि आपको इसको एकांक सदिश के रूप में लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे,
ये जो है इस सदिश में यदि इसके परिमाण से भाग कर देंगे तो जो प्राप्त होगा उसी को हम क्या कहेंगे, यदि आप इस तरह से करेंगे तो यही क्या होता है दोस्तों, क्या होता है, यही जो होता है हमारे दोस्तों एकांक सदिश होता है। ठीक, एकांक सदिश होता है। ठीक, समझिए कि नहीं, आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। मतलब उसके सदिश में उसके परिमाण के द्वारा यदि भाग कर दिया जाता है तो जो प्राप्त होती हुई हमारे क्या होता है, एकांक सदिश होता है ना। तो इसका मतलब यदि आपको कोई सदिश दिया है, ठीक, और आपको उसका परिमाण भी पता है तो आप उससे उसका एकांक सदिश ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ये जो बात थी इसको आप ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब हम बात करते हैं एकांक सदिश। इसमें हम सूत्र का प्रयोग करेंगे, लंबकोणीय एकांक सदिश को भी इसमें हमें लागू करना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों देखिए, जो इसकी दिशा इधर है, तो जब इसकी दिशा इधर है मतलब क्या है, तो यदि हम अभी देखिए दोस्तों, इसको हम यदि एकांक रूप में मतलब इसके एकांक वेक्टर में लिखेंगे तो हम लिखेंगे r वेक्टर 2 1 ना। तो मतलब इससे जो होगा ये, आप इसको क्या लिखेंगे, हमने अभी आपको बताया जो उसका सदिश होता है उससे उसके परिमाण में भाग दिया जाता है। तो इसको आप लिखेंगे r21 अपान, ये पूरा वेक्टर में लिखेंगे आप r21। ये जो दोस्तों है इसका परिमाण है और इसका यही दोस्तों जो होगा ये क्या होगा हमारा, ये r21 सदिश होगा। मतलब ये जो r2n यदि आप r21 कैप निकालेंगे, मतलब इसकी दिशा यदि निकालेंगे तो आप इस तरह से लिखेंगे हैं। और यदि आप r12 निकालेंगे, r212 कैप निकालेंगे तो आप क्या लिखेंगे, r लिखेंगे 12 लिखेंगे बेटे, r12 लिखेंगे। ठीक दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं। ठीक, तो देखिए दोस्तों, जो दोनों का एकांक वेक्टर है दोस्तों, जो दोनों का एकांक वेक्टर है, जो r21 है और r12 है। ठीक है दोस्तों, देखिए जो इसकी दिशा है, दोनों की दिशा बराबर विपरीत है। इसमें देखिए दोस्तों, तो इसकी दिशा r2 से r1 की तरफ है और इसकी दिशा है r1 से r2 की तरफ। मतलब समझिए, इसमें देखिए जो r21 है दोस्तों, मतलब इधर से r2 से, मतलब इधर से इधर की तरफ है और इसमें इधर से इधर की तरफ है ना। तो दोस्तों इसका मतलब जो है, इसका मतलब हम लिख सकते हैं r21 बराबर माइनस, मतलब विपरीत सदिश आप कह सकते हैं ना, क्योंकि दोनों की परिमाण तो समान है लेकिन उसकी दिशाएं क्या है दोस्तों, अलग अलग है। तो आप लिख सकते हैं माइनस r12 कैप। ठीक है दोस्तों, ये आपको पता चल गया। ठीक, ये देखिए दोस्तों, हमने दिशा को भी बता दिया। इस प्रकार से दोस्तों आप कूलाम के नियम को लिख सकते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। ठीक, अब हम इसी प्रकार से कूलाम के नियम को यदि यहाँ पर लिखना चाहें तो कूलाम का नियम दोस्तों क्या होता है, हम जानते हैं जो कूलाम का नियम होता है, F इज इक्वल टू, ठीक, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर था ना। तो दोस्तों ये तो पहले था, लेकिन जो हम इसका सदिश रूप लिखेंगे तो R बराबर हमने क्या निकाला, R बराबर दोस्तों हमने दो चीजें निकाली। पहला तो हमने निकाला R2, ये दोस्तों कैफ हमने केवल से लिख दिया है। देखिए दोस्तों, इसमें तो हमने दो चीजें निकाली, एक तो हमने निकाला R21 निकाला, ठीक, R21। देखिए दोस्तों, जो R21 है दोस्तों, ये विस्थापन सदिश, मतलब विस्थापन सदिश हमने इसलिए निकाला दोस्तों क्योंकि जो इनकी बीच की दूरी जो है एक प्रकार से विस्थापन सदिश ही है। ठीक, इसीलिए हमने क्या निकाला, अभी R21 निकाला था। अब आप समझ सकते होंगे कि हमने इसका विस्थापन सदिश क्यों बताया, एकांक सदिश क्यों बताया। एकांक सदिश हमने इसकी दिशा को बताने के लिए बताया, क्योंकि जब इससे इस पर बल लग रहा है तो इसकी दिशा इधर है। ठीक, इससे जब इस पर बल लग रहा है तो इसकी दिशा इधर है। दो प्रकार की इसमें दिशाएं होंगी। जब दोनों एक दूसरे से मतलब समान प्रकार के आवेश होंगे तो दोनों एक दूसरे से दूर भागेंगे। विपरीत प्रकार के आगे आवेश होंगे तो दोनों एक दूसरे के पास आएंगे। ठीक, तो दोनों बल तो लगा रहे हैं ना, तो दोनों की दिशाएं एक दूसरे के विपरीत हैं। ठीक, इससे आप अभी सिद्ध कर सकते हैं। देखिए, इससे दोस्तों यहीं से आप जान सकते हैं कि देखिए दोस्तों, जो दोनों की दिशाएं हैं और दोनों की दिशाएं विपरीत होती हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आप समझ सकते हैं। पहले हम ये लिखते हैं। इसमें देखिए दोस्तों, R स्क्वायर, R के स्थान पे दोस्तों आप क्या लिखिए, चाहे R21 लिखिए चाहे R12 लिखिए। यदि दोस्तों R बराबर आप R12 लिखेंगे, ठीक, तो यदि R बराबर R12 लिखेंगे आप, तो आप लिखेंगे F इज इक्वल टू, आप लिखेंगे F कैप के द्वारा आप लिख सकते हैं क्योंकि आप सदिश राशि है, तो इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, Q1 Q2 तो वैसे ही रहेगा Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो दोस्तों R के स्थान पे क्या लिखेंगे आप R12 का होल स्क्वायर लिखेंगे। ठीक, ये देखिए, अब देखिए दोस्तों इसकी दिशा क्या है, R12, ठीक, R12 कैप। तो दोस्तों आप इसकी दिशा क्या लिखेंगे, R12 कैप। दोस्तों कूलाम का सदिश स्वरूप है। आप इसमें अब R बराबर, देखिए यहाँ पर R बराबर R21 भी लिख सकते हैं।
ठीक, जो आप r बराबर r21 लिखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, F इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर के स्थान पे आप लिखेंगे r21 का होल स्क्वायर, यहाँ पर आप लिख देंगे r21 और एकांक सदिश लिख देंगे। ठीक, तो दोस्तों यदि एक चीज़ और आप देखिए, जो r21 है, ठीक, और जो r12 है, ठीक, क्योंकि दोस्तों, क्योंकि आप लिख सकते हैं क्योंकि r, ठीक, r12 इक्वल टू माइनस r21, ठीक, ये देखिए ये है ना। इस प्रकार से दोस्तों यदि आप दोनों को तुलना करेंगे, यदि आप समीकरण 1 मान लीजिए, इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए, इसको आप समीकरण 2 मान लीजिए। इस प्रकार से दोस्तों यदि आप समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करेंगे तो जो न्यूटन का नियम था, गुरुत्वाकर्षण संबंधी नियम जो था, समान प्रकार के नहीं, जो न्यूटन का गति संबंधी जो तृतीय नियम था, ठीक, समान मतलब प्रत्येक क्रिया के विपरीत उसकी समान तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो ये जो कूलाम ने बताया, तो उन्होंने ये भी सिद्ध कर दिया कि जो सभी आवेश, जो दोनों बल लग रहे हैं, तो उनके जो परिमाण है समान है, लेकिन उनकी दिशा अलग अलग है। इस प्रकार दोस्तों जो कूलाम थे, उन्होंने न्यूटन के नियम को भी इस नियम को सत्यापित करने के साथ साथ इससे संबंधित न्यूटन के नियम को भी सत्यापित किया। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपको यहाँ तक अब समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से जो न्यूटन थे, उन्होंने सत्यापित किया कि जो प्रत्येक क्रिया के विपरीत उसकी समान तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया भी होती है। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं तक। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों यदि आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई परेशानी हो तो आप बिल्कुल कमेंट करिए, हम आपके कमेंट को पढ़ते हैं और आपके कमेंट का जवाब देने की पूरी प्रयास करते हैं। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों हाँ, यदि आपको हमको कुछ सुझाव देना है तो आप ज़रूर दीजिए, क्योंकि दोस्तों जानते हैं कि कमियां हमें भी होती हैं कुछ। ये ऐसा नहीं कि हम पूरे प्रकार से सभी प्रकार से अच्छाइयों से भरे हुए हैं, कुछ कमियां हमारे अंदर हैं, तो आप उसको करने में हम उसको दूर करने में आपकी मदद को लेना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगले वीडियो में दोस्तों हमने आपको जैसा कि कहा था कि हम आपको इसके सवाल को भी लगाएंगे, लेकिन दोस्तों नहीं हो पाए क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है। तो दोस्तों हम इसके बाद वाले वीडियो में जो हमने आपको अभी तक पढ़ाया है कूलाम का नियम तथा कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को कराएंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब इजाज़त दीजिए अपने इस छोटे भाई को। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप हमारे इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे और आप इसके आने वाले वीडियो को भी अच्छी तरह से देखेंगे। और दोस्तों हाँ, हम आपको ये बता दें कि आप हमारे चैनल को अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप सब्सक्राइब किए हैं और नोटिफिकेशन बेल को ऑल नहीं किए हैं तो आप उसको ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ दोस्तों शेयर ज़रूर करिए। ठीक है दोस्तों, हमारी आपकी अंत में यही निवेदन है कि यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।